Good morning, students. Welcome back. So, as I have promised, today I am going to explain the solution of your exercise of Unit 11, that is motion and measurement. मोशन और मेजरमेंट का जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया है, उसको तो लिखना ही लिखना है। साथ में ऑब्जेक्टिव भी मैंने सॉल्व करवाए हैं वीडियो में, वो भी लिखने हैं। बट अगर किसी को एक्सरसाइज में कोई डाउट रह जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने के लिए जा रहा हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 11 मोशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो ए बी एंड सी आपकी एक्सरसाइज का मैंने आपको वीडियो में सॉल्व करवाया है और आपको उसी के हिसाब से आपको लिखना है नोटबुक में। ठीक है, विथ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस हर बारी लिखने ही है, तो कोई भी वो नहीं चाहिए आपका कि सर नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। नो, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन योर रेगुलर बुक। आपकी जो भी बुक है उसमें क्वेश्चंस भी लिखना कंपल्सरी है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, बाद में आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर, इसी फॉर्मेट में आप अपनी बुक तैयार करोगे। सो ए बी एंड सी मैंने सॉल्व करवा दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ डी वी आर गोइंग टू सॉल्व। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सवालों का एक या दो सेंटेंस के अंदर जवाब दीजिए। ठीक है, सो व्हाट आर द एसआई यूनिट्स? गिव एग्जांपल ऑफ 3 एसआई यूनिट्स। पहला क्वेश्चन, एसआई यूनिट क्या होता है और उसके कोई भी दो उदाहरण दीजिए। नहीं, दो नहीं, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 एसआई यूनिट। 3 एसआई यूनिट के उदाहरण दीजिए। आंसर, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट। किसी भी चीज को नापने के लिए एक सा होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम इंडिया में अलग है, 1 किलोग्राम पाकिस्तान में अलग है, 1 किलोग्राम अमेरिका अपना खुद का यूज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह एक सा नाप होना चाहिए। तो वही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे देखो होल वर्ल्ड नहीं लिखा है, मतलब कुछ कुछ ऐसे देश हैं पागल जैसे जो अपना यूनिट खुद तय करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बड़ा हिस्सा, ज्यादातर लोग यूजेस अ कॉमन स्टैंडर्ड, एक कॉमन स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं एज द सेट ऑफ यूनिट्स, जिसको हम यूनिट के सेट कहते हैं, कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है, या फिर छोटे शब्दों में कहे तो मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसआई यूनिट आर, इन्हीं के कुछ उदाहरण हैं। एसआई यूनिट बोलो या मैट्रिक सिस्टम बोलो, दोनों के उदाहरण हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अगर इन सभी का पहला अल्फाबेट ध्यान में रखा जाए तो मीटर का होता है m, किलोग्राम का होता है k और सेकंड का होता है s। तो इसी हिसाब से इसको MKS सिस्टम भी बोला जाता है। तो फिर एसआई यूनिट बोलो, मैट्रिक सिस्टम बोलो, MKS सिस्टम बोलो, ये एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आर द एग्जांपल्स ऑफ एसआई यूनिट, आर द एग्जांपल ऑफ metric system and are also the example of MKS system. ठीक है, second question, give 3 fields where accurate measurements are important. ऐसी 3 जगह बताइए जिसमें एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट नाप लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल फील्ड। मान लो कि आपको कम डोज दवाई की ज़रूरत है या कम डोज इंजेक्शन की ज़रूरत है और डॉक्टर आपको ज़्यादा डोज ले ले तो आप मर भी सकते हो, या कम डोज दे दे तो भी मर सकते हो, है कि नहीं? कम डोज देगा तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा और बीमार से ज़्यादा बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा उनके पास जो भी सिरिंज होती है, जो भी इंजेक्शंस होते हैं, उसमें पूरे नाप एकदम परफेक्ट लिखे हुए होते हैं। यहाँ तक कि सही क्वांटिटी में दवाइयाँ देने के लिए उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल का खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि 2-4 ग्राम ज़्यादा दे दिया तो चलेगा, नहीं,
वहाँ पे परफेक्ट जितना बोला गया है उतना ही देना पड़ता है। तो मेडिकल फील्ड में एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन फील्ड, कोई भी चीज़ को आप बना रहे हो उसमें, क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने कोई फ्लैट खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, और वो अपार्टमेंट 1 सेंटीमीटर एक तरफ से ऊंचा है और 1 सेंटीमीटर नीचा है, तो आप क्या हो जाओगे, लुढ़क जाओगे ना एक तरफ। हाँ, या फिर आपके घर में जो पानी जाना चाहिए वो पानी पे स्लोप ही नहीं है, तो क्या होगा, पूरा घर पानी पानी हो जाएगा, है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ जो बनाई है वो लंबे वक्त तक चले और पैसा बर्बाद ना हो। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में छोटी सी गलती करोड़ों रुपए का नुकसान करवा देती है, और मेडिकल फील्ड में छोटी सी गलती किसी की जान लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा हो गया मिलिट्री फील्ड। मिलिट्री मतलब जो हमारी आर्मी है, वहाँ पे भी एक्यूरेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपने दुश्मनों को गोली मारी एकदम निशाना लेके और उसको लगी ही नहीं, तो वो साइड से निकल गई तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे। या तोप बनाए और वो घूम के अपने ही ऊपर गिर गया तो वहाँ पे भी नुकसान है कि नहीं? तो यहाँ पे भी जान की बाजी है, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है मेजरमेंट के अंदर, तो वो भी आप चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर स्ट्रेट लाइन्स मेजर्ड? सीधी रेखा को किस तरीके से नापा जा सकता है? स्ट्रेट लाइन्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर। सीधी रेखा को आपके लेवल पे स्टूडेंट लाइफ में जो आपकी स्केल होती है, रूलर होती है, उससे नापा जा सकता है। अ रूलर हैज 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी स्केल के ज़्यादातर 2 ही यूनिट होते हैं, एक तरफ होता है सेंटीमीटर और दूसरी तरफ होता है इंचेस। आपकी जो छोटी स्केल होती है उसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 15 सेंटीमीटर होते हैं। और कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से छोटी स्केल है तो उसे, बड़ी स्केल है तो 30 सेंटीमीटर होंगे और 12 इंच होंगे। उसमें 6 इंच होगा छोटी स्केल में और बड़ी स्केल में 12 इंच होंगे। ठीक है, चलो डिफाइन मोशन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जो गति है उसको डिफाइन कीजिए, उसकी व्याख्या दीजिए, और अलग अलग प्रकार के कौन सी गति होती है, कौन सी मोशन होती है, उसको भी बताइए। When a body changes its position from one place to other, जब भी कोई चीज अपनी जगह बदलती है एक जगह से लेके दूसरी जगह, with respect to another subject, अभी यहाँ पे कोई देखने वाली तीसरी चीज होनी चाहिए। तो तीसरी चीज जब देख रही है तब पहली चीज एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रही है with respect to another subject, the object is said to be in motion, तब जाके वो तीसरी चीज ये बोलेगी कि ये पहली चीज मोशन में है, गति में है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आप और मैं एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? बट अगर कोई एस्ट्रोनॉमर है जो पृथ्वी से बाहर वर्क स्टेशन में, स्पेस स्टेशन में अपना काम कर रहा है, और वो अगर आपको और मुझे देख रहा है, तो हम और आप पृथ्वी की स्पीड से गोल घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट एस्ट्रोनॉमर, वो जो पृथ्वी के बाहर से हमें देख रहा है, उसके कंपैरिजन में हम मोशन में हैं, है कि नहीं? बट हम आपके घर में मम्मी पापा बैठे हुए हैं, उनके कंपैरिजन में वी आर स्टेडी। तो मोशन जो है, वो गति जो है, वो रिस्पेक्टिव है, नजरिए से है। किसके नजर से आप मोशन में हो, किसके नजर से आप स्टेडी हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ मोशन आर। किन किन प्रकार के मोशन, गतियां हो सकती है? फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसलेशन मोशन होता है। उसमें 2 प्रकार होते हैं ट्रांसलेशन मोशन के अंदर ही। पहला है रेक्टिलिनियर, मतलब सीधी रेखा में आगे बढ़ना। दूसरा है कर्वीलिनियर, मुड़ते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, दूसरा मोशन हो सकता है रोटेशनल मोशन, किसी चीज का गोल घूमना।
पंखा, पवन चक्की, ये सारी चीजें। थर्ड इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन व्हेन, जब वक्त, एक ही वक्त पे कोई चीज आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, आगे, वो टाइम को पकड़ के रख रहा है, वो टाइम के हिसाब से चल रहा है, तब उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। नॉन पीरियोडिक मोशन एग्जैक्टली इसका उल्टा है, उसको टाइम से कुछ लेना देना नहीं, वो 1 घंटा आगे गया तो 10 घंटे के बाद भी पीछे आ सकता है और 1 मिनट के बाद भी पीछे आ सकता है, उसको वक्त से कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ इज ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे मैंने बताया था कि सी इज साइलेंट, स्पेलिंग है ना OSCI, उसमें सी साइलेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन मत बोलना, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज ऑसल करती है, आगे पीछे जाती है, जैसे कि पेंडुलम होता है या फिर आप झूला झूल रहे हो, तो ये सारे मोशन कौन से होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। सिक्स्थ इज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी चीज का कांपना, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। गिटार की स्ट्रिंग ले लो या बहुत ही ठंडी में आपके दांत ले लो, वाइब्रेट करते हैं ना करके, तो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं अपने आप को कहाँ डालूं, यहाँ पे डाल देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनको थोड़ा सा समझा के लिखे, वैसे वो बोल रहे हैं। व्हाट आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन किसको कहा जाता है, नॉन पीरियोडिक मोशन किसको कहा जाता है? और गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कम से कम उनके 3 उदाहरण दीजिए। सो आंसर इज पीरियोडिक मोशन, उसमें आपको उसकी डेफिनेशन ही लिख देनी है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी गति जिसमें कोई भी चीज रिपीट कर रही हो एक पर्टिकुलर टाइम के बेस पे, तब ऐसी तरह की गति या मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हमारी पृथ्वी को सूरज का पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 डेज ही लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस साल 365 है, अगले साल 400 है, उसके पिछले साल 500 है, नहीं। एवरी ईयर परफेक्ट 365 दिन हुए नहीं कि सूरज का एक चक्कर पृथ्वी ने लगाया नहीं। सो दैट मच एक्यूरेसी आवर प्लैनेट मेंटेन्स। हमारी पृथ्वी उतनी पीरियोडिक है। सेकेंड इज मोमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। आपकी जो पुरानी घड़ी होती थी उसमें एक पेंडुलम ऐसे झूलता रहता था, वो भी ना आप देखोगे कि एक बार यहाँ पे गया और झूल के वापस अपनी जगह पे आया, तब जाके 1 सेकेंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक झूला आधा सेकेंड, वापस आया दूसरे आधा सेकेंड, तो एक पूरे मोशन को 1 सेकेंड बोला जाता है, तो वो भी बड़ा एक्यूरेट होता है। सो मोमेंट ऑफ अ पेंडुलम। थर्ड, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। हमारा चांद पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो भी पेरियोडिक है, एकदम परफेक्ट टाइम पे ही लगाता है। सो ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे दे सकते हो, 9 एग्जाम्पल तो ऐसे ही दे सकते हो कि रोटेशन ऑफ मर्क्यूरी, रोटेशन ऑफ वीनस, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ मार्स, ये सारे प्लैनेट्स लिख सकते हो सके उतना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जो पीरियोडिक है। आप कुछ नया आपको मिले तो मुझे मैसेज जरूर करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन से एकदम उल्टा, उसको टाइम की पड़ी नहीं है, आज होमवर्क मंगवाया तो हफ्ते के बाद भी दे सकता है, दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है बट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को मेंटेन नहीं कर रहा, इट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, फ्लैपिंग ऑफ बर्ड्स विंग्स, पंखियों के पंख की फड़फड़ाहट। हमें पता है कि जब उसको जमीन से उड़ना होता है वो बहुत ही तेजी से फड़फड़ाता है, बट एक बार हवा में पहुंच गया तो वो कभी कभी फड़फड़ाता है कि नहीं, या फिर वो अपने पंखों को बस मोड़ता रहता है, फड़फड़ाता भी नहीं। सो दैट इज नॉन पीरियोडिक, वो हर बार एक जैसा नहीं फड़फड़ाता, हर बार एक जैसा फड़फड़ाता तो बहुत ही ऊपर चला जाता है कि नहीं, ठीक। मोमेंट ऑफ फिशेस फिन,
मछलियों की जो झालर होती है उनका मूवमेंट भी नॉन पीरियोडिक होता है। उनको ऊपर जाना होगा या तेजी से जाना होगा तो वो तेजी से घुमाती हैं ऐसे ऐसे करके, और अगर उनको स्टेडी रहना है तो ऐसे ऐसे धीरे 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 अपनी फिन्स को लहराती है। थर्ड, ग्रेजिंग एनिमल्स मूवमेंट। कोई भी जानवर जब खाना खा रहा होता है तो आपने देखा होगा गाय भैंस बकरी, ऐसा नहीं कि 1 घंटे इधर गए 1 घंटे उधर गए, नहीं, 5 मिनट उसको अच्छा लगा तो यहाँ पे, 2 घंटे अगर उसको अच्छा लगा तो वहां पे, दे आर नॉन पीरियोडिक। इसके साथ साथ आप और मैं भी अपनी डेली लाइफ में नॉन पीरियोडिक है, कोई भी चीज हम पीरियोडिक हिसाब से नहीं करते, ठीक है। हमारे इंडिया में ट्रेन भी नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, बसेस भी नॉन पीरियोडिक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट नॉन पीरियोडिक है। इसके अलावा भूकंप आना नॉन पीरियोडिक है, तूफान आना नॉन पीरियोडिक है कि नहीं, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सारी चीजें नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो नॉन पीरियोडिक में। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट कॉल्ड। हम किसी भी चीज को नापने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर मेजरमेंट। और पुरातन काल में हम नापने के लिए जिस चीज को इस्तेमाल करते थे उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो उसका आंसर रहेगा द क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। वो क्वांटिटी जिसको हम नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। इन एशियंट टाइम्स, पुरातन समय में, द यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट्स वेर, वहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल होते थे नापने के लिए उसको हम बोलते थे क्यूबिट, हैंड स्पैन, अंगुल, अंशिया एंड फुट। इनको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सब जानते ही हो, नहीं जानते हो तो फिर से पहला वीडियो देख लो। टशन वॉन्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज बेडरूम। टशन करके एक लड़का या लड़की है जो अपने रूम का नाप लेना चाहती है या चाहता है। विच यूनिट सिस्टम ही शुड यूज एंड वाई। तो उसको कौन सा यूनिट सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों। आंसर है तशन शुड यूज MKS सिस्टम। तशन को MKS सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम या SI सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज बेडरूम हैव अ ग्रेटर लेंथ, क्योंकि जो बेडरूम है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ब्रेथ विच कैन नॉट बी मेजर बाई रूलर, और उनकी लंबाई को आप अपनी रूलर से नहीं नाप सकते, उसके लिए मीटर टेप चाहिए होगी, ठीक है। तो मीटर किस में आता है, MKS में, SI यूनिट में, तो उसको MKS सिस्टम अप्लाई करना चाहिए सिंस इट इज इन मीटर, क्योंकि वो मीटर में है। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। नीचे दिए गए प्रश्नों का डिटेल में जवाब दीजिए, बड़ा आंसर दीजिए। हाउ इज ट्रांसलेशन मोशन डिफरेंट देन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन मोशन से किस तरीके से अलग है। इज कर्विलिनियर मोशन इज सेम एज रोटेशनल मोशन। क्या कर्विलिनियर मोशन है वो रोटेशनल मोशन के जैसा ही है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन के कौन कौन से प्रकार है। When an object and all its parts move from one point to the other, जब भी किसी चीज का हर एक हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, with respect to the another object at rest, किसी तीसरे के नजरिए से जो ऑलरेडी स्टेडी है वो रुका हुआ है, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। तो इसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। जैसे कि आप पंछियों को उड़ते हुए देखते हो, तो पंछी एक जगह से दूसरी जगह गया आपके नजरिए से, तो आप स्टेडी होने चाहिए, आप दौड़ते हुए नहीं होने चाहिए, आप एक जगह रुके हुए होने चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है। वेयर रोटेशनल मोशन इज ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि रोटेशनल मोशन वो गति होती है जब कोई चीज किसी पॉइंट के आसपास गोल घूमती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन आर, ट्रांसलेशन मोशन के दो प्रकार हैं। एक है रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में आगे बढ़ना, और दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, वक्र आकार में आगे बढ़ना, मुड़ते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। सेकेंड, यूजिंग बॉडी पार्ट्स फॉर मेजरमेंट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड। शरीर के अंगों का इस्तेमाल चीजों को नापने के लिए एक्यूरेट मेथड नहीं है।
एक्सप्लेन दिस विथ एन एक्टिविटी, इसको किसी प्रवृत्ति से समझाइए। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। टेक अ थ्रेड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फोरआर्म ऑफ एनी क्लासमेट। आप क्या कीजिए, एक छोटी सी रस्सी लीजिए और उससे किसी भी दोस्त के फोरआर्म, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं फोरआर्म, तो इसकी लंबाई नापिए। एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड क्यूबिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोलेंगे। मेजर दिस क्यूबिट ऑफ डिफरेंट क्लासमेट, अभी सभी अलग अलग बच्चों का आप क्यूबिट को मेजरमेंट कीजिए एंड कंपेयर देम, उसको नोटबुक में लिख के कंपेयर कीजिए। यू विल नोटिस दैट देयर इज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ क्यूबिट्स। आप देखोगे कि हर किसी का क्यूबिट अलग अलग है, मतलब कोनी से लेके उंगली तक का जो नाप है वो हर किसी का अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट। इट इंडिकेट्स दैट द यूनिट क्यूबिट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्यूबिट जो है वो इंसान दर इंसान, लोग पर लोग, वो बदलता रहता है। हेंस देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी इन द लेंथ मेजरमेंट, जिसकी वजह से लंबाई को नापने में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई बोलेगा मैं अपने हाथ जितना सोना तुझे दूंगा और उसका हाथ इतना ही है, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है एंड दिस एक्यूरेसी कैन नॉट बी मेंटेन, और इससे किसी भी चीज को परफेक्टली नापना संभव नहीं होता। दैट इज वाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट, उसी वजह से हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, वो आपको एक्सपेरिमेंट बुक में लिखना होगा, बट नोटबुक में लिखने के लिए मैं छोटा आंसर आपको दे रहा हूँ और इतना ही आपको लिखना है नोटबुक में। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, आपके एक्सपेरिमेंट में बनाने के लिए बोलूँगा, तब जाके कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैन वी मेजर्ड कर्व्ड लाइन यूजिंग बेसिक मेजरमेंट टूल्स, क्या हम किसी भी कर्व लाइन का नाप ले सकते हैं हमारे जो टूल्स हैं कंपास बॉक्स के टूल उससे। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, और इसको एक उदाहरण से समझाइए। यस वी कैन मेजर कर्व्ड लाइन यूजिंग थ्रेड, हाँ हम उसको नाप सकते हैं एक रस्सी की मदद से एंड पेंसिल की मदद से एंड ऑल्सो बाय यूजिंग डिवाइडर, और जो डिवाइडर होता है दोनों तरफ शार्प एजेस वाला, उसको वो यूज़ करके भी। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट बुक में, ठीक है, फिलहाल नहीं, फिलहाल बस इतना ही आपको नोटबुक में लिखना है। स्कूल स्टार्ट होने के बाद मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट बुक में क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।